है और क्या उनके आने से पहले ये जो जितना तमाशा हो रहा है, सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि इस तमाशे को चरम पर ले जाकर अपना हाथ ऊपर साबित कर लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीजें बदलेंगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो पॉलिटिकल डिसीजन होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, वो आर्थिक परिदृश्य या इकोनॉमिकल डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करता है, गाइड करता है, तो वो होते हैं पॉलिटिकल डिसीजन। अब इम्पैक्ट क्या होगा, फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि पॉलिटिक्स पूरी यूएसए की चेंज हो रही है, ट्रंप आ रहे हैं। ट्रंप की फिलॉसफी एकदम 180 डिग्री उलट है जो बिडेन के। जो बिडेन ऐसे थे जिन्होंने अमेरिका को बर्बाद किया, यूरोपियन कंट्रीज को बर्बाद किया। और यूक्रेन के पास, जो आपका पहला सवाल था कि क्या यूक्रेन के पास इतना पैसा या इतनी अर्थव्यवस्था है कि वो लड़ सके, अरे साहब, युद्ध शुरू होने के पहले ही इकोनॉमिक पैरामीटर पे यूक्रेन को देखा जाए तो वो कहीं भी रसा के सामने नहीं टिकता था। वो तो पैसे पंप हुए थे, उधार की इकोनॉमी थी, उसको पैसे और हथियार पंप हुए जिसके कारण वो कर रहा है, वो अभी तक युद्ध में टिका है। जैसे ही ये ट्रंप आएंगे, हथियार की आपूर्ति बंद हो जाएगी, पैसों की आपूर्ति वगैरह अगर बंद होती है, इस तरीके के अगर वो डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ट्रंप की फिलॉसफी है कि वॉर वगैरह में वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। उन्होंने बोला है कि भाई मैं वॉर खत्म करने और करवाने के पक्ष में हूँ। तो ट्रंप के आने के पहले ही, क्योंकि ये वही है ना, जैसे पटाखे में मसाला, पैसा खत्म, खेला खेला खत्म, पैसा हजम, खेला खत्म वाली चीज है। तो इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन या डिसीजन मेकर चेंज हो रहे हैं। तो ये वॉर भी अपने अंतिम मोड़ पे आ जाएगी। किसी भी तरीके से युद्ध चलता रहे भले ही, लेकिन अपने भरोसे रशिया को चैलेंज नहीं कर सकता है। निपुण आलम बयान। वॉर इकोनॉमी को अगर हम अलग समझें, ए.के. मिश्रा जी जो बातें कह रहे थे मैं वहीं लाना चाहूंगा। वॉर इकोनॉमी को अलग तरीके से अगर हम समझें और वर्तमान हालात को अगर अलग तरीके से देखें, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हथियार नहीं बचेंगे यूक्रेन के पास। क्या पहले ही जो बाइडेन इतने हथियार नहीं दे चुके हैं कि यूक्रेन अभी लंबे वक्त तक खींच सकता है इस संघर्ष को? देखिए, बिल्कुल सही आपने बात कही। और जो भी आप देख रहे हैं पूरा ये घटनाक्रम, जिस प्रकार से रशिया के ऊपर जिस प्रकार ड्रोन अटैक हुए, जिसको 9/11 जैसा इंसिडेंट बोला जा रहा है। देखिए, बाइडेन की जो नीति है वो ये नीति है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने से पहले इतने संबंधों को क्या कर दें, बिगाड़ दें कि डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी संबंधों को ठीक न कर पाए। अब जिस प्रकार का हमला रशिया के ऊपर हुआ, उस हमले के बाद रशिया अगर रिप्लाई नहीं करता है, यानी कि जवाब नहीं देता है, तो इट इज डिजास्टर फॉर द रशिया। ये रशिया के लिए डिजास्टर होगा कि आपको इतना बड़ा हमला हुआ है। अब इतने बड़े हमले का जो रिप्लाई होगा रशिया की ओर से, वो यूक्रेन के लिए भारी हो जाएगा। तो संबंधों को इस प्रकार से बिगाड़ने का प्रयास किया जाए। और दूसरी बात, आपने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले पहले बाइडेन साहब ने, वाकई में बहुत सारा फंड्स दिया गया है, बहुत सारे वेपन दिए गए हैं, और हैवी, मतलब बहुत अच्छे जो वेपन कहा जाता है, जो मतलब उम्मीद नहीं थी, वो चुनाव के बाद ही दिए जा रहे हैं, इलेक्शन के बाद ही दिए जा रहे हैं। लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल्स हैं वो दिए जा रहे हैं। कारण क्या है, रीजन क्या है? अगर हम आज यूक्रेन को देखें, देखो, या तो यूक्रेन जाएगा, रशिया के खत्म कर दिया जाएगा, रशिया द्वारा खत्म कर दिया जाएगा, या फिर क्या अमेरिका बिल्कुल किसी भी इंटरेस्ट में, किसी भी फायदे में क्या देगा वेपन? नहीं देगा। अमेरिका कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाभ जरूर लेगा। देखिए, अमेरिका को कहा जाता है, अमेरिका वो देश है, अगर किसी को थप्पड़ भी लगाता है तो बदले में उसका पैसा लेता है। किसी को मेरे तो थप्पड़ लगाया, मेरी एनर्जी गई। तो जो यूक्रेन को, जब यूक्रेन को कितने थप्पड़ लगे मैं आपसे आगे समझना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। अमेरिका अगर थप्पड़ भी लगाता है तो वहां पर अमेरिका वसूल करता है उसकी कीमत। हमारे खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं रुक करूंगा आगे जेके बंसल साहब का, लेकिन रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता देता हूं। यूरोपियन संघ को एक बड़ा झटका लगा है। स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको मॉस्को पहुंच गए हैं, एक बड़ा झटका। पुतिन और स्लोवाकिया के पीएम की मुलाकात हुई है। क्रेमलिन में रॉबर्ट फिको ने पुतिन से मुलाकात की। पुतिन के खिलाफ एक्शन मोड में अब यूरोपीय देश हैं। युद्ध छिड़ने के बाद यूरोपीय संघ के किसी नेता की ये पहली मुलाकात है जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त। रॉबर्ट फिको को आप इधर देख रहे हैं। रॉबर्ट फिको का जाना यूरोपीय संघ में दरार की बात सामने लाता है। हमें ग्राफिक्स के जरिए भी चीजों को यहां पर समझना होगा। पुतिन ने यूक्रेन के कितने इलाके जीत लिए? 5 इलाके। पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोस से 1 किलोमीटर दूर अब रूसी सेना इस वक्त पहुंच गई है। पोक्रोस को दोनेस्क का लॉजिस्टिक्स हब माना जाता है। दोनेस्क पर कंट्रोल, एक तरीके से मैं ये मान सकता हूं या ये समझा सकता हूं, 17-18% के करीब का एरिया है जो अभी कब्जे में आ चुका होगा।
यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक क्या सामने आ रहा है वो भी हम आपके सामने इस वक्त रख देते हैं। जेलेंस्की ने कमांडर अलेक्जेंडर लुटशेंको को बर्खास्त कर दिया है क्योंकि अब एडवांस कर रही है रशियन फोर्सेज। दोनेत्स्क, खेरसोन, खार्किव पर कब्जा अब रशियन फोर्सेज ने शुरू कर दिया है। क्या ज़ेपोरिज़िया पर भी पुतिन का कब्जा पूरा हो जाएगा? और अगर ये सब हो जाएगा तो यहाँ पर अच्छी तरह से समझना होगा कि यूक्रेन भले ही दिखा रहा हो उसके पास हथियार हैं, लेकिन हथियार भी चलाने के लिए काम होना, मैन फोर्स होनी चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए। वो क्या बची है? कुपियांस्क में यूक्रेन का बड़ा हमला, रूसी सेना के काफिले पर ड्रोन से हमला किया यूक्रेन ने, 6 वाहन नष्ट, कई सैनिकों की मौत। बराबर वार पलटवार हो रहे हैं। कुपियांस्क में यूक्रेन ने यह हमला किया है। ड्रोन का इस्तेमाल पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन ज़्यादा कर रहा है, जिससे लो लेवल पर ड्रोन फ्लाई करे और नज़दीक से नज़दीक ले जाकर अटैक करे, जिससे ज़्यादा डैमेज कर पाए यूक्रेन यहाँ पर। लेकिन यूक्रेन की मजबूरी भी समझिए, जो मैं अभी कह रहा था, यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी हो चुकी है। फ्रंट लाइन पर एयर डिफेंस की टीम है, पैट्रियट चलाने वाले हॉवित्जर चला रहे हैं, विमान गिराने वाली टीम अब टैंक चला रही है। तो जो बातें हमारे एक्सपर्ट लगातार सामने रख रहे थे वही हालत है। अब हम एक और ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे दें, कौन बचाएगा यूक्रेन को? सभी मोर्चों पर हालत खराब। रूस के पास हथियार और सैनिक की कोई कमी नहीं है। यूक्रेन ने नाटो को आपात संदेश भेजा है, लेकिन लगता है आपात संदेश रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि अब यही होना है। 20 जनवरी के बाद से कनेक्शन टूट जाएंगे। मेजर जनरल जेके बंसल हॉवित्जर चला रहा है वो बंदा जिसे पैट्रियट चलानी चाहिए। एयर डिफेंस वाले कुछ काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। काम तो हो रहा है। ये बात वही हुई कि लांस नायक को, मैं किसी को कमजोर नहीं समझना चाहता, लांस नायक को जनरल का काम करने को दे दिया जाए तो ना तो वो फोर्सेस मोबिलाइज कर पाएगा, ना वो अपना काम निभा पाएगा। क्या यूक्रेन इसी हालत में तो नहीं फंस गया? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। यूक्रेन के पास में सैनिकों की भी कमी है और हथियारों की भी कमी है। जहां तक हथियार आते हैं अमेरिका से या नाटो से, वो एक नी जर्क रेस्पॉन्स होता है कि जब कभी अटैक होते हैं यूक्रेन के ऊपर में और नाटो को ये लगता है कि उनके ऊपर खतरा है, तो वो हथियार दे देते हैं। और जो जो अमेरिका से एड्स आती है वो टू लिटिल एंड टू लेट, बहुत देर से आती है। कहा आपने कि हथियार रशिया के पास में ज्यादा हैं। युद्ध के दौरान में हथियार किसी के पास ज्यादा नहीं होते। अगर आप देखें तो रशिया को जो है हथियार लेने पड़ रहे हैं उत्तरी कोरिया से, ईरान से, और यहाँ तक कि चीन से भी आ रहे हैं। और जो रशिया की इकोनॉमी बहुत डाउन हो रही है। हमारे पास में $14 बिलियन का इक्विपमेंट आता था, जो युद्ध की सामग्री आती थी रशिया से, वो 1 बिलियन हो गए, 93% घट गए हैं, क्योंकि वो अपना काम नहीं चला पा रहे हैं। और जो रशिया को अपना बजट जो है वो डिफेंस का डबल करना पड़ा, $165 बिलियन, जबकि पहले ये करीब $80 बिलियन था। और हिंदुस्तान का भी जो बजट है वो $80 बिलियन है, तो उन्होंने बढ़ा दिया गया है अपना बजट, तो उनकी इकोनॉमी भी बड़ी उसमें है खतरे में। ठीक है सर, मैं आकाश जिंदल का रुख इस वक्त कर लेता हूं। नहीं, मैं अपनी बात थोड़ा सा और रखना चाहूंगा। कंप्लीट कीजिए सर। हाँ, मैं कंप्लीट ये करना चाहता हूँ कि देखिए, जो रशिया की हालात है वो भी बहुत खराब है। लेकिन जैसे कि रशिया के ऊपर में अभी कजान में अटैक हुआ है और रशिया दोबारा जो अटैक करेगा तो रिटेलिएशन चलता रहेगा। और अभी रशिया ने अपने ड्रोन की जो प्रोडक्शन है वो 10 गुना बढ़ा दी है और वो युद्ध को लंबे समय तक करने की सोच रहे हैं। जहां तक आपने स्लोवाकिया का कहा, स्लोवाकिया और हंगरी वो दोनों पहले से ही जो है वो युद्ध के, जो उनके रूस के फेवर में रहते हैं, उनके पाले में रहते हैं, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन मेरे को एक बात ये समझने की बात कह रहे हैं, अभी पहले जिंदल साहब ने कहा था या नाभियान साहब ने कहा था कि जो जो अमेरिका की इकोनॉमी घटी है लड़ाई से, लेकिन वर्ल्ड परसेप्शन ये है कि लड़ाई के दौरान में अमेरिका के जो युद्ध सामग्री है, जो उनके हथियार हैं, वो बेचे जाते हैं और उनको फायदा होता है। और सब ये कहते हैं अगर इसमें किसी को गेन हो रहा है तो अमेरिका को हो रहा है। लेकिन जिंदल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, अमेरिका को भी लॉस हो रहा है, इसमें सबको लॉस है। पुतिन को भी लॉस है, जो जो रशिया है उसको भी लॉस है, उनका भी जो अभी इकोनॉमी बहुत खराब है। लेकिन जैसे पुतिन एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि उनके कई जनरल मारे गए, उनके यहाँ एक खौफ का माहौल है कि इसको, लड़ाई को बंद कर दिया जाए। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप का किसी भी तरह से एक करने के बाद में लड़ाई बंद हो